तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों की अच्छी पढ़ाई, प्रैक्टिस और मेहनत करने के बावजूद भी लोग IC38 एजेंट एग्जामिनेशन में 3 नंबर, 2 नंबर या कभी-कभी 1 नंबर के कारण फेल हो जाते हैं, जिसका उन्हें काफ़ी अफसोस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे 50 प्रश्न उत्तर की सीरीज, जिसको हम आपके ही शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको LIC कहते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है? दोस्तों, नियामक रेगुलेटर कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी बीमा कंपनियां भारत में हैं, सबका मॉनिटर कौन है। इसको इस तरह से समझिए, जिस तरह से भारत में जितने भी बैंक हैं उन सबको RBI देखता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनका मालिक या उनका मॉनिटर, यानी कि उनको देख रेख करने वाला IRDAI है, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ख नंबर वाला विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि जोखिम ट्रांसफर होता क्या है। किसी व्यक्ति के ऊपर जो भी जोखिम होता है, जब वो बीमा करता यानी कंपनी को हस्तांतरित कर देता है, तो इसको जोखिम ट्रांसफर कहते हैं। और जोखिम ट्रांसफर करने की विधि क्या है? तो बीमा है। बीमा के द्वारा हम अपने ऊपर का जोखिम बीमा करता यानी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि ख नंबर का विकल्प बीमा सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है परिवार का कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। ख नंबर का ऑप्शन है किसी व्यक्ति का पर्स गुम हो सकता है। ग नंबर का विकल्प है शेयर मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है। घ नंबर का विकल्प है प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा परिवार का कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। हम बीमा उसी का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है? यहाँ बीमाकर्ता कहने का अर्थ है कंपनी जो लोगों का बीमा करती है। पहला ऑप्शन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दूसरा ऑप्शन है फसल बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है जन आरोग्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम हस्तांतरण को डैश कहते हैं? क नंबर विकल्प है बचत, ख नंबर निवेश, ग नंबर बीमा, घ नंबर जोखिम घटाना। तो दोस्तों, जोखिम का पूलिंग होता क्या है कि जब एक समान जोखिम वाले पॉलिसी होल्डर को जब बीमा करता यानी कंपनी पूल बना के रखती है, या इसको ऐसे समझें कि इकट्ठा करके रखती है, तो इसको हम जोखिम का पूलिंग कहते हैं। और जब उस पूल से दावा आता है या क्लेम आता है, तो उसी पूल से उसके सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों, ग नंबर का विकल्प बीमा इसका सही उत्तर है। जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम हस्तांतरण को बीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपाय को डैश कहते हैं? पहला ऑप्शन है जोखिम अपने पास रखना, दूसरा ऑप्शन है हानि रोकथाम, तीसरा ऑप्शन है जोखिम हस्तांतरण, चौथा ऑप्शन है जोखिम बचाव। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प हानि रोकथाम। जोखिम घटने के अवसर को कम करने संबंधी उपायों को हानि रोकथाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बीमाकर्ता को जोखिम हस्तांतरण करने पर यह डैश संभव हो जाता है? प्रश्न को समझिए। कहता है कि बीमाकर्ता को जोखिम हस्तांतरण करने पर डैश संभव हो जाता है, यानी कि अगर मेरे ऊपर कोई जोखिम है और हम अपने जोखिम को बीमाकर्ता को यानी कंपनी को हस्तांतरित कर देते हैं तो क्या होता है। आइए इसका विकल्प देखते हैं। क
क नंबर में है हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना। दूसरा विकल्प है हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिमों को अनदेखा करना। चौथा विकल्प है शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। दोस्तों, जब हम बीमा करवाते हैं तो हमें काफ़ी मानसिक शांति मिलती है, और जब हमें मानसिक शांति मिलती है तो हम अपने कारोबार को, व्यापार को और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो घ नंबर का विकल्प इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। तो दोस्तों, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से हुई थी। तो ख नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां। दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कहता है कि बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना, एक होता है जोखिम का हस्तांतरण, एक होता है जोखिम का प्रतिधारण। तो अगर हम जोखिम अपने पास रखते हैं तो उसको हम जोखिम प्रतिधारण कहते हैं, और जब हम अपने जोखिम पास रख लेते हैं तो क्या होता है, आइए पहले विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प है हानि या नुकसान की संभावना नहीं है। दूसरा विकल्प है हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है। चौथा ऑप्शन है व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। यानी कि घ नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगर हम बीमा नहीं करवाते हैं तो हम अपने ऊपर के जोखिम को खुद ही वहन करते हैं, यानी कि व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है बीमा आस्ति की सुरक्षा करता है। दूसरा है बीमा हानि की रोकथाम करता है। तीसरा है बीमा हानि की संभावनाओं को कम करता है। चौथा है संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा घ नंबर का विकल्प, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। क्वेश्चन नंबर 12, 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 2000 रुपया है। औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 रुपये की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा। दोस्तों, क्वेश्चन को आसानी से समझिए। 400 घर है और हानि कितनी होती है, 80,000 रुपये की। तो 400 घरों से हम कितने रुपए लेंगे कि 80,000 हो जाएगा। तो 400 घरों से अगर हम 200 रुपया लेते हैं तो 80,000 मेकअप हो जाता है। तो ख नंबर का विकल्प 200 रुपया इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प क, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। ख नंबर विकल्प, बीमा एक व्यक्ति के जोखिम को किसी अन्य व्यक्ति के पास स्थानांतरित करने की विधि है। ग नंबर विकल्प, बीमा कुछ लोगों की हानि को कुछ लोगों की आपस में बंटने की विधि है। घ नंबर विकल्प, बीमा कुछ लोगों के लाभ को कई लोगों में आंतरित करने की विधि है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा क नंबर का विकल्प, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 14, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व, यानी कि बीमाकर्ता कौन होती है, जो लोगों का बीमा करती है कंपनी, वो पॉलिसी को स्वीकार करने के पहले क्या कारण है कि संपत्ति का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण करती है। इसका पहला विकल्प है मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आंकलन के लिए। दूसरा विकल्प है यह जानने के लिए कि बीमित ने संपत्ति की खरीद कैसे की है। तीसरा विकल्प है यह जानने के लिए कि क्या अन्य बीमाकर्ताओं ने भी संपत्ति का निरीक्षण किया है। चौथा विकल्प है यह जानने के लिए कि क्या पड़ोस की संपत्ति बीमित हो सकती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा क नंबर का विकल्प, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आंकलन के लिए। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य को आंकना, जोखिम आंकलन का अर्थ होता है जोखिम को देखना या जोखिम का आंकलन करना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाया है? पहला विकल्प है कई लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना। दूसरा विकल्प है कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। तीसरा विकल्प है एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना। चौथा विकल्प है अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। यही बीमा की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? पहला विकल्प है 2000, दूसरा विकल्प है 1999, तीसरा विकल्प है 2001, चौथा विकल्प है 2004। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2000 ईस्वी में IRDAI की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, मल्होत्रा कमेटी किस वर्ष स्थापित हुई थी? पहला विकल्प है 1997, दूसरा है 1994, तीसरा विकल्प है 1993, चौथा विकल्प है 2001 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गौ नंबर का विकल्प 1993 ईस्वी में मल्होत्रा समिति की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष स्थापित हुई थी? पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प है 1956, तीसरा विकल्प है 1955, चौथा विकल्प है 1972। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित हुई थी। पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, दूसरा विकल्प है संसद के कानून से, तीसरा विकल्प है भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प, संसद के कानून से भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार ने गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ था? पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प है 1956, तीसरा विकल्प है 1972, चौथा विकल्प है 1977। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1972 ईस्वी में गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC आज डैश के तौर पर कार्य कर रही है? पहला विकल्प है गैर जीवन बीमा कंपनी, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा कंपनी, तीसरा विकल्प है पुनर्बीमा कंपनी, चौथा विकल्प है स्वास्थ्य बीमा कंपनी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा गौ नंबर का विकल्प, पुनर्बीमा कंपनी। अब आप कहेंगे कि पुनर्बीमा होता क्या है? देखिए, बीमाकर्ता जो कंपनी होती है वो लोगों का बीमा करती है, यानी कि लोगों के ऊपर जो रिस्क होता है वो बीमा कंपनी खुद अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन बीमा कंपनी जो लोगों का बीमा करती है उसके ऊपर भी तो रिस्क होता है, तो वो जब अपना बीमा किसी दूसरे बड़े बीमा कंपनी से कराती है तो उसको हम पुनर्बीमा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो जिक्र है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC का, तो वो एक पुनर्बीमा कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा प्रदान करते हुए खर्च की गई लागतों का योग। दूसरा विकल्प है उत्पन्न व्यवसाय के आधार पर ग्राहक को दिया गया दर्जा। तीसरा विकल्प है आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा विकल्प है अधिकतम बीमा जिसके लिए ग्राहक को ठीक समझा जाता है। दोस्तों पहले क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि ग्राहक का आजीवन मूल्य होता क्या है। इसको इस प्रकार से समझिए कि ग्राहक के साथ आप जितनी लंबी अवधि तक रिलेशनशिप रखते हैं और उस लंबी अवधि के दरमियान ग्राहक से आप जो प्रॉफिट कमाते हैं वही ग्राहक का आजीवन मूल्य होता है। तो गौ नंबर का विकल्प आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, उस परिदृश्य को पहचानें जहां बीमा पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। पहला विकल्प है संपत्ति बीमा, दूसरा विकल्प है व्यवसाय दायित्व बीमा, तीसरा विकल्प है तृतीय पक्ष के लिए मोटर बीमा, चौथा विकल्प है अग्नि बीमा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा तृतीय पक्ष के लिए मोटर बीमा, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
दोस्तों क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है और इन चारों में से यही पूछ रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार किसे हम एक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, पहला विकल्प है जो निजी इस्तेमाल के लिए माल सेवाओं को किराए पर लेता है। दूसरा विकल्प है वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामान खरीदता है। तीसरा विकल्प है जो एक प्रतिफल के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उनका इस्तेमाल करता है। चौथा विकल्प है जो एक प्रतिफल के लिए दूसरे को सेवाओं का उपयोग करता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामान खरीदता है, यानी कि वह व्यक्ति जो एक बार सामान को खरीदता है और उसको दूसरी जगह बेचता है, इसको हम उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ख नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसकी वजह से अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं? पहला है आकर्षण, दूसरा है विश्वास, तीसरा है संचार, चौथा है अविश्वास। इन चारों में से किसकी वजह से अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है घ नंबर का विकल्प अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है? पहला विकल्प है अच्छी तरह से ध्यान देना, दूसरा विकल्प है अत्यंत पूर्वाग्रही होना, तीसरा विकल्प है सहानुभूति पूर्वक सुनना, चौथा विकल्प है उचित प्रक्रिया देना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अत्यंत पूर्वाग्रही होना। इसको इस तरह से समझिए कि ओवर कॉन्फिडेंस होना, यानी कि ख नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है ग्राहकों को एक उचित निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त खुलासे करना। दूसरा विकल्प है ग्राहक के व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना। तीसरा विकल्प है अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। चौथा विकल्प है ग्राहक के हितों को अपने हित से आगे रखना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग नंबर का विकल्प अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना, यानी कि पहले अपने बारे में सोचना, उसके बाद ग्राहक के बारे में सोचना। तो ग नंबर का विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, डैश एक ठोस वस्तु नहीं है। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कह रहा है कि डैश एक ठोस वस्तु नहीं है। पहला विकल्प है मकान, दूसरा विकल्प है बीमा, तीसरा विकल्प है मोबाइल फोन, चौथा विकल्प है एक जोड़ी जींस। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बीमा एक ठोस वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। पहला विकल्प है चतुराई, दूसरा विकल्प है विश्वसनीयता, तीसरा विकल्प है सहानुभूति, चौथा विकल्प है प्रतिक्रियाशीलता। दोस्तों इसका सही जवाब होगा क नंबर का विकल्प चतुराई सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। पहला विकल्प है मोटर तृतीय पक्ष दायित्व, दूसरा विकल्प है मकानों के लिए अग्नि बीमा, तीसरा विकल्प है घरेलू यात्रा के लिए यात्रा बीमा, चौथा विकल्प है व्यक्तिगत दुर्घटना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मोटर तृतीय पक्ष दायित्व। भारत में मोटर तृतीय पक्ष दायित्व बीमा अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। विकल्प क है पुनर्बीमा, ख कटौती, ग सहबीमा, घ छूट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ख नंबर कटौती। कटौती बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 32, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत करने के लिए एक ग्राहक डैश के माध्यम से इरडा से संपर्क कर सकता है। पहला विकल्प है आईजीएमएस, दूसरा विकल्प है जिला उपभोक्ता कमीशन, तीसरा विकल्प है लोकपाल, चौथा विकल्प है उपरोक्त तीनों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आईजीएमएस। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। इसके माध्यम से कोई भी ग्राहक इरडा से संपर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का संबंध किससे है? पहला विकल्प है बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायत, दूसरा विकल्प है दुकानदारों के विरुद्ध शिकायत, तीसरा विकल्प है ब्रांड के विरुद्ध शिकायत, चौथा विकल्प है बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदारों के विरुद्ध शिकायत। दोस्तों इसका सही जवाब होगा घ नंबर का विकल्प, बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदारों के विरुद्ध शिकायत। क्वेश्चन नंबर 34, डैश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटना है जहां वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 100 लाख तक का है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा जिला कमीशन, जहां 100 लाख यानी कि 1 करोड़ तक के मामले का निपटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। पहला विकल्प है आत्मविश्वासी होकर, दूसरा विकल्प है समय पर पहुंचकर, तीसरा विकल्प है रुचि दिखाकर, चौथा विकल्प है समय पर पहुंचकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वास होकर। दोस्तों एक चीज बताना चाहूँगा कि घ नंबर के विकल्प के जगह उपयुक्त सभी भी दिया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा समय पर पहुंचकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर हम ग्राहक से पहला संबंध बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सही कथन का चयन करें। पहला विकल्प है बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है, दूसरा विकल्प है नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं है, तीसरा विकल्प है नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाता है, चौथा विकल्प है नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से की जाती है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग नंबर का विकल्प, नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता यानी कंपनी के बीच विश्वास को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सक्रिय रूप से सुनने में क्या क्या शामिल है। पहला विकल्प है वक्ता की ओर ध्यान देना, दूसरा विकल्प है कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुरा देना, तीसरा विकल्प है प्रतिक्रिया देना, चौथा विकल्प है वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना, मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा घ नंबर का विकल्प, वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना, मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 38, एम्पैथी का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है ग्राहक के लिए जागरूकता, दूसरा विकल्प है मानव स्पर्श, तीसरा विकल्प है जिम्मेदाराना, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, एक ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 के अंतर्गत ग्राहक कौन होता है। पहला विकल्प है एक व्यक्ति जो पैसे देकर सामान खरीदता है, दूसरा विकल्प है एक व्यक्ति जो पैसे देकर सेवाएं लेता है, तीसरा विकल्प है उपयुक्त दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 के अंतर्गत ग्राहक एक व्यक्ति जो पैसे देकर सामान खरीदता है और एक व्यक्ति जो पैसे देकर सेवाएं लेता है, ये दोनों होता है। ठीक है, तो ग नंबर का विकल्प उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, डैश का अधिकार क्षेत्र ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 100 लाख रुपया तक रहता है। पहला विकल्प है जिला आयोग, दूसरा विकल्प है राज्य आयोग, तीसरा विकल्प है जिला परिषद, चौथा विकल्प है राष्ट्रीय आयोग। दोस्तों इसका सही जवाब होगा क नंबर का विकल्प, जिला आयोग, जहां पर 100 लाख रुपए तक के मामले का निपटारा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, IGMS शब्द का विस्तार करें। पहला विकल्प है इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा विकल्प है इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा विकल्प है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा विकल्प है इंटेलिजेंट ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग नंबर का विकल्प, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के उपभोक्ता विवादों का निपटारा करेगी। पहला विकल्प है जिला आयोग, दूसरा विकल्प है राज्य आयोग, तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय आयोग, चौथा विकल्प है जिला परिषद।
दोस्तों इसका सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प राज्य आयोग, जहां पर 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के मामले का निपटारा होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता? पहला विकल्प है उत्पाद की एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाला दुकानदार। दूसरा विकल्प है ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार। तीसरा विकल्प है दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी न देना। चौथा विकल्प है दोषपूर्ण उत्पाद। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग्राहक को अपनी श्रेणी में से सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार, यानी कि ख नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? पहला विकल्प है पुलिस, दूसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा विकल्प है बीमा लोकपाल, चौथा विकल्प है जिला न्यायालय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बीमा लोकपाल, जहां आप आसानी से अपनी बीमा शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, यानी ग नंबर का विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही है? पहला विकल्प है बीमा लोकपाल का राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार है। दूसरा विकल्प है बीमा लोकपाल का राज्य स्तरीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा विकल्प कहता है बीमा लोकपाल का जिला स्तरीय क्षेत्राधिकार है। चौथा विकल्प है बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर काम करता है। जी हाँ, यही इसका सही आंसर होगा कि बीमा लोकपाल अपने निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर ही काम करता है, यानी घ नंबर का विकल्प इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे की जाएगी? पहला विकल्प है शिकायत लिखित रूप में की जाएगी। दूसरा विकल्प है शिकायत फोन पर मौखिक रूप से की जाएगी। तीसरा विकल्प है शिकायत आमने सामने मौखिक रूप से की जाएगी। चौथा विकल्प है शिकायत अखबार में विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कौन नंबर का विकल्प शिकायत लिखित रूप में की जाएगी, यानी बीमा लोकपाल के पास आप शिकायत लिखित रूप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है? पहला विकल्प है बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 2 वर्ष के अंदर। दूसरा विकल्प है बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 3 वर्ष के अंदर। तीसरा विकल्प है बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के अंदर। चौथा विकल्प है बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 माह के अंदर। दोस्तों ग नंबर का विकल्प इसका सही आंसर होगा। बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के अंदर आप लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सी प्रक्रिया लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया, यहाँ 4 प्रक्रिया दिया हुआ है कि लोकपाल के पास शिकायत करने के पहले ये जरूरी नहीं है। आइए विकल्प को पढ़ते हैं। पहला विकल्प है शिकायत व्यक्तिगत लाइन बीमा के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। दूसरा विकल्प है शिकायत बीमा कंपनी द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के 1 वर्ष के अंदर दर्ज कराई जानी चाहिए। तीसरा विकल्प है शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम से संपर्क करना चाहिए। चौथा विकल्प है कुल राहत की मांग 20 लाख रुपए की राशि के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब है ग नंबर का विकल्प शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम से संपर्क करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट पहले लोकपाल के पास भी जा सकते हैं, यानी ग नंबर का विकल्प इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है? जी नहीं दोस्तों, क्वेश्चन के आधार पर लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए किसी प्रकार की कोई फी नहीं लगती है, यानी कि ख नंबर का विकल्प इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्या निजी बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है? दोस्तों क्वेश्चन समझने की जरूरत है। कह रहा है कि क्या निजी बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है? जी हाँ, निजी बीमा कंपनी के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, यानी कि इन 4 विकल्पों में से ख नंबर का विकल्प इसका सही आंसर होगा।
तो इन 4 विकल्पों में से ख नंबर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हाँ, निजी बीमा कंपनियों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।